गर्मी में चार बहू की नदी पर खेती और रसोई। छोटे से मिट्टी के घर के बाहर सुजाता की चारों बहू चिलचिलाती धूप में चूल्हे पर खाना बना रही हैं। हे भगवान, दोपहर की धूप कितनी तेज हो रही है और चूल्हे से भी गरम गरम धुआं निकल रहा है। सही कहा तुमने, मेरा तो शरीर आग की तरह जल रहा है। पूरी साड़ी भी पसीने से गीली हो चुकी है। मैं खुद पसीने से पूरी गीली हो चुकी हूँ। धूप सीधा सर पर पड़ रही है, जिससे सर में भी अब दर्द होने लगा है। काश हमारी एक छोटी सी रसोई होती। अब कड़ी धूप में खाना बनाकर चारों ही बहू खाने के बर्तन उठाकर घर के अंदर लेकर आती हैं और सभी को जमीन पर चटाई बिछाकर खाना खिलाती हैं। बहू, तुम चारों का चेहरा तो चूल्हे पर खाना बना बनाकर लाल पड़ गया है। चेहरा तो लाल हुआ है, आंखें भी उस धुएं से लाल पड़ गई हैं। पता नहीं कब तक गर्मी में मेरी बहुओं को ऐसे ही कड़ी धूप में बाहर खाना बनाना पड़ेगा। अब ये सुनकर चारों ही बेटों की आंखों में शर्मिंदगी होती है। ये सब हमारी वजह से हो रहा है। हम लोग आपको कोई सुख सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हम लोग अपनी फैक्ट्री में कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि हम 2 पैसे ज्यादा कमा पाए, लेकिन अभी हम लोगों का काम ही कम चल रहा है। हाँ भैया, ठीक कह रहे हैं। अभी फैक्ट्री में काम काफी कम चल रहा है, जिस वजह से ना तो ज्यादा काम हो पा रहा है और ना ही हम ज्यादा पैसे कमा पा रहे हैं। सच में, और इसी कारण हम लोग तुम्हारी कोई मदद भी नहीं कर पा रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, आप लोग चिंता मत कीजिए। अभी आप खाना खाइए। हम भी जानते हैं कि अभी हमारे हालात ठीक नहीं हैं, जिस वजह से हमें इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ देखिएगा, एक दिन हमारे दिन भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब सारा परिवार एक साथ बैठकर जमीन पर खाना खाता है। अब जहाँ घर में पैसों की दिक्कत चल रही होती है, वहीं अगले ही दिन मकान मालिक अपना किराया मांगने आता है। हाँ सुजाता जी, कहाँ हैं आपके चारों बेटे? अरे 3 महीने हो गए और अब तक किराए का 1 रुपया नहीं दिया इन लोगों ने। क्या सोच रखा है? फ्री में रहने को दे दिया है मैंने आप लोगों को ये घर। तभी शर्मिंदगी के साथ चारों बेटे मकान मालिक के सामने आते हैं। अरे नहीं नहीं मकान मालिक जी, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल बात ऐसी है कि अभी हम लोगों का काम फैक्ट्री में अच्छा नहीं चल रहा है। न ज्यादा कमाई हो रही है और ना ही पैसे जुड़ पा रहे हैं। हाँ, और इसी वजह से हमने 3 महीने से आपका कोई किराया नहीं दिया, लेकिन जैसे ही पैसे मिलते हैं हम सबसे पहले आपका ही किराया देंगे। हाँ, हमें बस थोड़ा टाइम और दे दीजिए। देखो, ये सारी बातें तो मैं कब से सुनता आ रहा हूँ, लेकिन अब मुझे बहाना नहीं, पैसा चाहिए। सच सच बताओ, मेरा पैसा कब दोगे? अब तो मुझे पैसा दो या मेरा घर खाली करो। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। मेरे बेटे अभी परेशान हैं, उन्हें कुछ दिनों का टाइम और दे दीजिए। तभी चारों पत्नियां भी आगे आकर कहती हैं, हाँ हाँ, आप हमें कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए, हम आपका सारा किराया भर देंगे। देखो, वैसे तो मैं औरतों में बात नहीं करता, लेकिन ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं कुछ दिन और रुक जाता हूँ। अब इतना कह के मकान मालिक वहां से चला जाता है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और धीरे धीरे गर्मी का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और अब चारों बहुएं घर के बाहर चूल्हे पर खाना बना बनाकर काफी परेशान हो जाती हैं। रात को तो जैसी तैसे खाना बन जाता है, लेकिन ये सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे या 1 बजे तक खाना बनाने और बाकी काम करने में बड़ी दिक्कत होती है। धूप सीधा सर पर ही पड़ती है। हाँ, और रात को भी खाना बनाकर सुबह के लिए नहीं रख सकते। हमारे घर में फ्रिज ही नहीं है और गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है कि सारा खाना खराब हो जाएगा। इसलिए हमें तो सारा खाना ताज़ा ही बनाना पड़ता है। सही कहा। और फिर हमारे पति जो दिन में खाना खाने घर आते हैं, उनके लिए तो कड़ी धूप के नीचे बैठकर ही चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है। अब इसी तरह 1 महीना और गुजरता है और चारों बहुओं के पति अब तक अपने मकान का किराया नहीं भर पाए, जिस वजह से एक रात जब चारों बहुएं अपने पति और सास ससुर के साथ कमरे में जमीन पर चटाई बिछाकर सो रही होती हैं, तो मकान मालिक लाइट काट देता है। अब गर्मी और मच्छर से परेशान होकर चारों बहुएं उठकर बैठती हैं। हे भगवान, ये लाइट को भी अभी ही जाना था। पूरा दिन वैसे ही हम गर्मी में परेशान रहते हैं। सच में अभी तो गर्मी के साथ साथ मच्छर भी लग रहे हैं। ये लोग देखो कैसे आराम से सो रहे हैं। चलो बाहर चलते हैं। अब चारों बहुएं घर के बाहर आती हैं तो देखती हैं कि मोहल्ले की लाइट आ रही है, सिर्फ उनके घर की लाइट ही कटी है। अरे मोहल्ले की लाइट तो आ रही है, फिर हमारे घर की लाइट कैसे चली गई? चलो हमें अपने पतियों को उठाना चाहिए। अब चारों बहुएं आकर अपने पतियों को उठाती हैं, जिसमें से एक मकान मालिक को फोन करता है। अरे मकान मालिक जी, मोहल्ले में सबकी लाइट आ रही है लेकिन हमारी नहीं आ रही है और अब मेरा पूरा परिवार गर्मी से परेशान हो रहा है। अच्छा, गर्मी से परेशान हो रहा है तो गर्मी में मर क्यों नहीं जाता तुम्हारा परिवार? अरे अब ये 5वां महीना लग गया और तुम लोगों ने अभी तक किराया नहीं दिया है। किराए का तुम्हें पता है? जो लोग किराए पर रहते हैं वो घर के साथ साथ बिजली बिल और पानी का बिल भी भरते हैं, लेकिन तुम लोग तो बस मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो मेरे घर में।
अरे अभी तो बिजली काटी है, अगर यही हाल रहा तो पानी भी बंद कर दूंगा। अब गुस्से में मकान मालिक फोन काट देता है। बेटा क्या कहा मकान मालिक ने? कब तक आएगी लाइट? माँ, लाइट मकान मालिक ने ही काटी है और उसने कहा है कि हम टाइम से पैसे नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो हमें बिजली का इस्तेमाल करने नहीं देगा और धीरे धीरे वो पानी पर भी रोक लगा देगा। शायद हो सकता है कि हमें पूरे दिन में एक ही समय पानी इस्तेमाल करने को मिले। ये सब सुनकर चारों ही बहुएं घबरा जाती हैं। अरे ये क्या बात हुई? अगर मकान मालिक हमें इतनी गर्मी में बिजली और पानी का इस्तेमाल करने नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे? सच में मेरा तो अभी भी गर्मी से इतना बुरा हाल हो रहा है, सारा दिन बिना लाइट के हम कैसे रहेंगे? और अगर इन्होंने पानी भी काट दिया तो इतनी गर्मी में हम खाना कैसे बनाएंगे, किससे नहाएंगे और क्या पिएंगे? सुनिए जी, अब धीरे धीरे ये घर हमारे लिए सजा बनता जा रहा है। आप लोग कुछ कीजिए और हमें इस कैद खाने से बाहर निकालिए। आप लोग चिंता मत करो, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ से जल्द बाहर निकल जाएं। अब धीरे धीरे मकान मालिक बिजली के साथ साथ पानी के लिए भी परेशान करने लगता है। अब दोपहर के 2 बजे चारों बहुएं गर्मी से परेशान हो रही होती हैं और उन्हें नहाने का मन कर रहा होता है, लेकिन जब वो घर के बाहर बने छोटे से बाथरूम का नल चालू करती हैं तो उसमें से पानी ही नहीं आता। अरे पानी तो आ ही नहीं रहा, मेरा पूरा शरीर पसीने से गीला है और अब इस नमकीन पसीने से मेरे शरीर पर खुजली होने लग गई है। नहाना तो मुझे भी है, देखो मेरे शरीर पर गर्मी से कितने लाल लाल दाने निकल गए हैं। हे भगवान, अंदर बिजली नहीं और बाहर पानी नहीं है, ऐसे में हम गर्मी में कैसे गुजारा करेंगे? माँ जी हमें बहुत दिक्कत हो रही है। बहू मैं क्या करूं, मैं तो खुद तुम लोगों की परेशानी देख देख कर अंदर ही अंदर घुटती जा रही हूँ। मैं अपनी बहुओं के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। अब चारों बहुएं चिलचिलाती गर्मी में पसीने से भीगी हुई कड़ी धूप में मकान मालिक के घर पर आती हैं। मकान मालिक जी, आपने हमारे घर का पानी क्यों बंद कर दिया? बिजली तो बिजली, आप इस कड़कती गर्मी में हमें पानी के लिए भी तरसा रही हैं। मेरा पूरा पैसा दे दो, मैं तुम्हें बिजली पानी सब दे दूंगा। जी हम कहाँ मना कर रहे हैं पैसे देने से, हम आपका एक एक पैसा चुका देंगे। ये बातें मैं 6 महीने से सुन रहा हूँ, लेकिन बस अब और नहीं, धीरे धीरे तुम लोगों को मैं इतना परेशान कर दूंगा कि तुम खुद ही ये घर छोड़कर चले जाओगे। अब निराश होकर चारों बहुएं वापस घर आ जाती हैं। वहीं धीरे धीरे अब उनके पतियों की कमाई इतनी ज्यादा कम हो जाती है कि घर में खाने के भी लाले पड़ने लगते हैं। अब घर में तीनों टाइम सिर्फ दाल रोटी ही बनती है। हे भगवान, इतनी कड़ी गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी में कुछ टेस्टी खाना भी नहीं मिल पा रहा। सच में अब तो ठंडे ठंडे फल खाने का मन करता है, लेकिन इतने पैसे कहाँ है कि हम ठंडे फल खा पाए। अब चारों बहुएं उदास होकर अपने पति की ओर देखती हैं। उनकी आंखों में उम्मीद होती है। देखिए जी, अगर आप लोगों का काम कम चल रहा है तो हम कोई दूसरा काम ढूंढ लेते हैं। क्या काम ढूंढोगे? तुम लोग गांव में औरतों के लिए कोई काम नहीं है और ना ही गांव का माहौल अच्छा है। रहने दो, तुम लोग घर में रहो। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन जब चारों भाई फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं तो उनके मालिक वहां आकर, मैं आप सभी कर्मचारियों से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी फैक्ट्री कल से बंद हो रही है, आप लोग कहीं और काम देख लीजिए। अब ये सुनते ही चारों भाई घबरा जाते हैं। उनके गले सूखने लगते हैं और चेहरे पर टेंशन छा जाती है। पर क्यों सर, आप ये फैक्ट्री क्यों बंद कर रहे हैं? इस फैक्ट्री की वजह से तो हमारे घर का चूल्हा जल रहा है। अरे साहब, अपनी ये फैक्ट्री आप बंद कर दोगे तो हमें काम कैसे मिलेगा? हाँ साहब, आप ये फैक्ट्री बंद मत करिए। अगर ये फैक्ट्री बंद हुई तो हम लोग तो घर से बेघर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर मकान मालिक का बहुत कर्जा हो चुका है। देखो, आप लोग जितना दुखी हो उससे कहीं ज्यादा मैं दुखी हूँ, पर क्या करूँ, काम बहुत ज्यादा कम हो चुका है और इस तरह अगर मैं काम करता रहा तो मुझे लाखों का नुकसान होगा। इसलिए मैं अपनी ये फैक्ट्री बंद कर रहा हूँ, तुम लोग अपना कोई दूसरा काम ढूंढो। अब रविंद्र सभी कर्मचारियों का हिसाब करके उनके हाथ में कुछ पैसे थमाकर अपनी फैक्ट्री हमेशा के लिए बंद कर देता है। वहीं अब चारों भाई निराश होकर घर आते हैं। क्या हुआ बेटा, इतना उदास क्यों है और ये माथे पर किस बात की टेंशन है? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? क्या हुआ जी, आप लोग उदास क्यों है? कुछ तो बोलिए। अब चारों भाई कहते हैं, बहुत दुखद भरी बात है, फैक्ट्री के मालिक ने सभी कर्मचारियों को काम से निकाल दिया है, क्योंकि गर्मी की वजह से काम बहुत कम चल रहा था। हाँ, और अब हमें इस बात की चिंता है कि इस कड़ी गर्मी में हमें कोई दूसरा काम मिलेगा भी नहीं। गांव में तो दूर दूर तक कोई काम नहीं है। ले देकर एक फैक्ट्री थी, वो भी बंद हो गई। अब ये सुनकर चारों बहुएं घबरा जाती हैं। जी, आप लोगों की फैक्ट्री बंद हो गई है, अब हम मकान मालिक को किराया कैसे देंगे? अगर अब हमने उन्हें पैसे नहीं दिए तो वो हमें घर से ही निकाल देंगे। अब चारों बहुएं कहती हैं, जिस बात का डर होता है वही होता है। अगले दिन घर में मकान मालिक आता है 2 से 3 लेबर को लेकर। अरे चलो रे चलो, मेरा घर खाली करो,
सुनने में आया है तुम्हारे पति जिस फैक्ट्री में काम करते थे वो फैक्ट्री बंद हो गई है और अब ये लोग बेरोजगार हैं। अब ये बेरोजगार मेरे पैसे कहाँ से देंगे? अरे तुम लोग खड़े क्या हो, जाओ घर के अंदर से इनका एक एक सामान उठाकर फेंकना शुरू करो। अब कुछ मजदूर घर में घुस के घर के अंदर पड़े बर्तन और कपड़े उठाकर बाहर फेंकने लगते हैं। रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए, हमें कुछ दिनों का टाइम और दे दीजिए। हम खुद कुछ न कुछ काम ढूंढ लेंगे और आपके सभी पैसे दे देंगे। सच में आप ऐसा मत कीजिए, और इतनी ज्यादा धूप में हम कहाँ जाएंगे? आप हमें थोड़ा सा समय दे दीजिए, मौसम ठंडा होगा तो हम शाम तक घर खाली कर देंगे। अरे मुझे नहीं सुनना, मेरा घर खाली करो। अब मकान मालिक को जरा भी उस गरीब परिवार पर दया नहीं आती और अब वो बेचारे अपना सारा सामान बांधकर कड़ी धूप में घर से बाहर निकल जाते हैं और दर दर की ठोकर खाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर कोई घर नहीं मिलता। वहीं कड़ी धूप में जब वो लोग सड़क पर नंगे पैर चल रहे होते हैं तो उनके पैर जल रहे होते हैं। धूप की रोशनी से उनका सिर गर्म हो रहा होता है और उन्हें अब चक्कर आने लगते हैं। बहू, मैं अब और नहीं चल पाऊंगी, मुझे धूप से चक्कर आ रहे हैं और गला सूख रहा है। दूसरी तरफ उनके ससुर के होठ भी प्यास से सूखने लगते हैं। वहीं बाकियों के शरीर पर लाल लाल घमौरियां निकल जाती हैं। हे भगवान, पता नहीं तो हमें किन पापों की सजा दे रहा है, जो न तो हम अपनी बीवी के लिए कुछ कर पा रहे हैं और न ही अपने माँ बाप के लिए। चलो ना, कहीं और घर का पता करते हैं। अब वो गरीब परिवार आसपास के घरों के दरवाजे खटखटाते हैं ताकि उन्हें किराए पर घर मिल जाए, लेकिन कोई भी उन्हें किराए पर घर देने के लिए तैयार नहीं होता। अरे जाओ जाओ, तुमने तो पहले मकान मालिक को टाइम पर किराया नहीं दिया, मुझे क्या खाक पैसे दोगे? अरे ऐसे गरीब कंगाल इंसान को हम किराए पर घर नहीं देते हैं। अब वो गरीब परिवार कड़ी धूप में दर दर की ठोकर खाता है, लेकिन उन्हें रहने की कोई जगह नहीं मिलती। जिसके बाद वो चलते चलते एक नदी किनारे आकर बैठ जाते हैं जहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। अब चारों बहुएं लोटा निकालकर उस नदी का ठंडा ठंडा पानी लोटे में भरकर लेकर आती हैं और अपने घर के सभी सदस्यों को पानी देती हैं। बहू, ये नदी का पानी तो बहुत ठंडा है और कितना सुकून है यहाँ पर। मैं इस ठंडी हवा में थोड़ी देर लेटना चाहती हूँ, मेरा सर गर्मी से बहुत भारी हो रहा है। मैं भी थोड़ा आराम करूंगा इस नदी और इन पेड़ों की ठंडी छांव पर। अब धीरे धीरे नदी की ठंडक में सभी को सुकून मिलता है और अब सास ससुर के साथ साथ चारों बहुओं के पति भी वहीं ठंडी जमीन पर सो जाते हैं। लेकिन वहीं चारों बहुएं नदी को गौर से देख रही होती हैं। तभी पिंकी की नजर उस नदी में उगे जलकुंभी की बेल पर जाती है जहाँ एक चिड़िया पानी में पंख फैलाई नहा रही थी। पल्लवी, निधि, शिवानी, देखो उस पंछी को, कितनी खुश है वो जलकुंभी की बेल के पास नदी में पंख फैलाए नहाकर। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं भी इसी नदी के पास अपना एक सुंदर सा घर बना लूं और फिर मैं भी नाचूं झूमूं जैसे वो पंछी झूम रही है। पिंकी, पक्षी और इंसानों के वजन में बहुत फर्क होता है। वो पक्षी जलकुंभी की बेल पर गुजारा कर सकती है, लेकिन हम जैसे इंसानों को रहने के लिए पक्की ईंटों के बने घर की जरूरत होती है, और इस नदी में हम वो घर कैसे बनाएंगे? वहीं शिवानी और निधि की नजर पानी की दूसरी ओर बने मिट्टी के टापू पर जाती है। अरे वो देखो, उस तरफ कितना बड़ा मिट्टी का टापू बना है, क्यों ना हम लोग वहाँ जाकर रहे? हाँ, वो टापू तो काफी बड़ा है, वहाँ पर हमारा पूरा परिवार आराम से रह सकता है। हाँ, शायद तुम दोनों ठीक कह रहे हो। अरे तुम लोगों का दिमाग खराब है क्या? वो टापू नदी के उस तरफ है और उस तरफ पानी की गहराई बहुत ज्यादा है। हम लोग तो जा भी सकते हैं, लेकिन हमारे सास ससुर वो उस टापू तक कैसे पहुँचेंगे? तभी गोपाल और सुजाता उठकर कहते हैं, बहू, हम गांव के हैं और हम दोनों को ही तैरना बहुत अच्छे तरीके से आता है, और अभी हमारे वो टापू ही एकमात्र सहारा है रहने के लिए, क्योंकि घर तो हमें कहीं मिल नहीं रहा है। अब घर के सभी सदस्य पानी में तैरते तैरते उस टापू के पास पहुंचते हैं। अब पहले चारों बेटे टापू पर चढ़ते हैं और फिर चारों बहुएं और फिर चारों पति पत्नी मिलकर गोपाल और सुजाता को भी नदी के टापू के ऊपर हाथ के सहारे खींचते हैं। अब सभी लोग टापू के ऊपर आते हैं जहां सभी को ऊंचाई पर ठंडी हवा का एहसास होता है। बहू, यहाँ तो बहुत ठंडी हवा चल रही है। हाँ, यहाँ तो काफी ठंडक का एहसास हो रहा है, गर्मी तो लग ही नहीं रही है। अब चारों बहुएं एक साथ कहती हैं, सुनिए जी, इस ऊंची टापू पर बहुत ज्यादा ठंडक है और पानी भी देखिए कितना ज्यादा है। यहाँ पर हमें ना ही तो पानी का बिल देना पड़ेगा और ना ही गर्मी का एहसास होगा। क्यों ना हम इसी टापू पर जंगलों से लकड़ियाँ लाकर अपना एक छोटा सा घर बना लें। हाँ, सही कहा, हम यहाँ लकड़ियों से अपना मजबूत टिकाऊ घर बना सकते हैं। हाँ बहू, तुम सभी ठीक कह रही हो। जाओ बेटो, तुम चारों जंगल से लकड़ियाँ काट कर ले आओ। अब चारों ही भाई जंगल जाते हैं और जंगल से मोटी मोटी लकड़ियां लेकर एक एक करके जमीन में रखकर पेड़ की पतली लचीली जड़ों से बांधकर चटाई की तरह बना लेते हैं और पानी में उसके ऊपर खड़े होकर पतली लकड़ियों का इस्तेमाल करके उसे टापू तक ले जाते हैं। और फिर अपने पति के साथ मिलकर चारों बहुएं कड़ी मेहनत करके उस मिट्टी के टापू पर अपना लकड़ी का छोटा सा 2 मंजिला घर बनाती हैं। उसी घर के अंदर चारों बहुएं एक सुंदर सी रसोई भी बनाती हैं और रसोई में एक सुंदर खिड़की भी बनाती हैं जहां से नदी का सुंदर नजारा दिख रहा होता है।
पिंकी देखो, हमारी रसोई कितनी खूबसूरत बनी है और खिड़की से नदी का नजारा भी कितना प्यारा लग रहा है। हाँ सही कहा। और अब हम इस कड़कती गर्मी में रसोई के अंदर खाना बनाएंगे, जहाँ खिड़कियों से भी ठंडी ठंडी हवा आएगी। हाँ चलो एक काम करते हैं, मिट्टी लाकर मिट्टी का चूल्हा बना लेते हैं और फिर अपनी रसोई का सारा सामान निकालकर रसोई को सजा देते हैं। अब चारों ही बहुएं नदी में तैरती हुई नदी के किनारे से रेतीली मिट्टी लेती हैं और उसमें अपनी रसोई में मिट्टी का चूल्हा बनाती हैं और फिर बर्तन और मसाले के डिब्बे निकालकर अपनी रसोई में सजा लेती हैं, जिससे उनकी रसोई काफी खूबसूरत लगने लगती है। दूसरी तरफ उनके पति घर के बाहर टापू से सटाकर लकड़ियों की एक खूबसूरत सीढ़ी भी तैयार कर लेते हैं ताकि आने जाने में किसी को कोई समस्या न हो। अब सभी लोग घर में बैठते हैं, तभी चारों बहुएं कहती हैं, आप लोग यहीं बैठिए, अभी हमारे पास खाने पीने का कुछ ज्यादा सामान नहीं है, इसलिए हम नदी में उगे जलकुंभी को तोड़ कर लेकर आते हैं और आज हम सब वही खाएंगे। अब चारों बहुएं अपने लकड़ी के घर से बाहर निकलती हैं और फिर टापू से सटी लकड़ी की सीढ़ियों से उतरकर नदी में आते हैं और नदी में उगे जलकुंभी को तोड़ती हैं और उसे लेकर रसोई में आती हैं और फिर चारों बहुएं अपनी रसोई की खिड़की खोलती हैं, जहाँ से ठंडी ठंडी हवा रसोई में आने लगती है। अब चारों बहुएं चूल्हा जलाकर चूल्हे पर जलकुंभी की सब्जी और चावल बनाती हैं और बड़े ही प्यार से अपने परिवार वालों को खाना खिलाती हैं। अब घर का मेन दरवाजा खुला होने के कारण घर के अंदर ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है। बहू खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। हाँ बहू, इस घर की ठंडक में तुम्हारे हाथ का ये स्वादिष्ट खाना खाकर तो मन को शांति मिल गई। सच में बहुत सुकून है यहाँ पर, किसी बात की कोई टेंशन नहीं है यहाँ। हाँ बाकी तुम चारों ने तो जलकुंभी की सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनाई है। हाँ, और नदी के पास यहाँ ठंडक बहुत ज्यादा है तो भूख भी लग रही है और खाना भी खाया जा रहा है, वरना पहले तो गर्मी में कुछ खाने का मन ही नहीं करता था। जी शुक्रिया, वैसे बहुत दिनों बाद हम सबके चेहरे पर सुकून आया है। देखना धीरे धीरे हर चीज का समाधान निकल जाएगा। अब ये सुनकर चारों पति के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वैसे हम एक चीज और कर सकते हैं, जैसे हमने इस टापू पर अपना घर बना लिया है, वैसे ही हम इस टापू की बची हुई जगह पर मिट्टी को खोदकर कुछ सब्जियों के बीज लगा सकते हैं। अगर सब्जियां अच्छी खासी हो गई तो हम उन्हें बाजार में बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा ही आइडिया है, चलो हम बाजार चलते हैं और बीज लेकर आते हैं। अब चारों ही बहुएं टापू से नीचे उतरती हैं और फिर पानी में तैरते हुए बाहर आती हैं। ओह सारे कपड़े गीले हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, गर्मी में तो बहुत जल्दी सूख जाएंगे। हाँ, और फिर थोड़ी बहुत ठंडक का भी एहसास हो रहा है गीले गीले कपड़ों में, क्योंकि यहाँ हवा भी ठंडी है। अब चारों ही बहुएं बाजार आती हैं और वो बाजार से तरह तरह की सब्जियों के बीज खरीदती हैं और फिर वो एक लोहे की खुरपी भी खरीदती हैं और फिर एक बहू पल्लू में बीजों को बांधती है और दूसरी खुरपी को फिर चारों ही बहुएं नदी में तैरती हुई अपनी लकड़ी की सीढ़ियों के पास आती हैं और फिर सीढ़ियों से चढ़कर वो टापू पर पहुंचती हैं और फिर टापू पर बची हुई जगह में चारों ही बहुएं लोहे की खुरपी से टापू की मिट्टी को खोदती हैं और फिर उसके अंदर बीज दबाती हैं और फिर सीढ़ियों से उतरकर बाल्टी में पानी भरकर लाती हैं और उस मिट्टी पे हल्के हल्के पानी का छिड़काव करती हैं। मेरी चारों बहुएं कितनी मेहनत कर रही हैं, भगवान इनकी मेहनत सफल हो जाए। अब सभी लोग रात को खाने में फिर से जलकुंभी की सब्जी खाते हैं और आराम करते हैं, लेकिन फिर अचानक रात को नदी के किनारे मौसम काफी ज्यादा खराब हो जाता है। तेज आंधियां चलने लगती हैं, बिजलियां कड़कने लगती हैं और बारिश की रफ्तार तेज हो जाती है, जिससे नदी के पानी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और अब नदी का सारा पानी टापू पर आने लगता है, जिससे नए नए बीज जो मिट्टी में अभी दबाए ही गए थे वो सभी बीज पानी में बह जाते हैं। देखते ही देखते पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज हो जाता है कि आधा टापू पानी में डूब जाता है और घर के अंदर भी पानी घुसने लगता है। वहीं अब सभी लोग घबरा कर उठते हैं। हे भगवान, ये पानी कहाँ से आ रहा है? अब सभी घर से बाहर आते हैं, जहाँ मूसलाधार बारिश हो रही थी और टापू पानी से भरा होता है। बाप रे, बाहर तो नदी का मौसम बहुत खराब होता जा रहा है। कहीं हमने इस टापू पर घर बनाकर कोई गलती तो नहीं कर दी? कुछ नहीं हुआ है, चलो सब ऊपर वाले फ्लोर पर चलते हैं, नीचे पानी का स्तर बहुत ज्यादा है। अब पूरा परिवार दूसरे फ्लोर पर जाता है और खिड़कियों से बाहर का मौसम खराब देखता है। सभी के चेहरे पर घबराहट और डर है, लेकिन फिर धीरे धीरे मौसम साफ होता है और पानी का बहाव कम हो जाता है, जिसके बाद चारों बहुएं नीचे आती हैं और घर में भरे पानी को बाल्टी में भर के नदी में फेंकती हैं और अब वो देखती हैं कि उनके लगाए हुए सभी सब्जियों के बीज भी पानी में बह चुके हैं। अरे अगर यही हाल रहा तो इस पानी की तेज बहाव से हमारा घर भी डूब जाएगा। हमें कैसे भी करके इस घर को प्रोटेक्ट करना होगा और खेती करने का भी कोई दूसरा जुगाड़ करना पड़ेगा। मेरे पास एक जुगाड़ है। जब मैं अपने पापा के साथ नदी के पास सब्जियों की खेती करती थी तो मैं अपने खेत के चारों तरफ बांस का जाल बनाकर उसके ऊपर सूखी घास लाकर खेत के चारों तरफ से घेर देती थी। बांस की ऊंचाई इतनी ज्यादा होती थी कि नदी का पानी कभी वहां पहुंच ही नहीं पाता था और अब मुझे लगता है कि मुझे इस घर को सुरक्षित करने के लिए फिर से बांस के जाल बनाने पड़ेंगे। अरे अब जब हमें जुगाड़ मिल ही गया है तो अब हमें इसे करने में जुट जाना चाहिए।
अब चारों ही पति जंगल में जाते हैं और जंगल में बड़े बड़े बांस काट कर नदी किनारे लाते हैं और फिर चारों मिलकर उस बांस को लंबा लंबा काट कर उसे चौकोर जाल तैयार करते हैं। दूसरी तरफ चारों बहुएं जंगल से ढेर सारा घास इकट्ठा करके अपने सिर पर लेकर आती हैं और फिर अपने पति के बनाए हुए बांस के जाल पर सूखी घास को बिछाने लगती है और उन्हें मजबूत बेल से बांध देती हैं, जिससे घास बांस में मजबूती से अटैच हो जाता है। अब चारों बहुएं उस बांस के जाल से उस टापू को चारों तरफ से घेर लेती हैं और सीढ़ियों के पास की जगह खाली छोड़ देती हैं ताकि आने जाने में दिक्कत न हो। अब रात को जब दोबारा मौसम खराब होता है और तेज बारिश शुरू होती है तो इस बार नदी के पानी का बहाव टापू तक नहीं पहुंच पाता और अब बारिश से बांस पर लगी सारी घास गीली हो जाती है और अब ठंडी हवाएं बहती हैं तो टापू के ऊपर बने उस गरीब परिवार का घर पूरा ठंडा हो जाता है। बहू, तेरे इस बांस के जाल से तो हमारे घर में बहुत ठंडक हो रही है और ये हमें बाढ़ से भी बचा रहा है। हाँ पल्लवी, तुम्हारा ये जुगाड़ तो काम कर गया। वैसे मैं क्या सोच रही थी, जैसे हमने ये जाल बनाकर अपने घर को सुरक्षित किया है, वैसे ही हम बांस का एक और चकोर बड़ा जाल बनाकर उसके ऊपर जूट की बोरी, फिर उस पर कुछ सूखी घास की परत और फिर उसके ऊपर मिट्टी फैलाकर उसमें सब्जियों के बीज लगा सकते हैं। लेकिन हम उस जाल को पानी के अंदर कैसे रखेंगे? वो बह भी तो सकता है, खेती तो जमीन पर होती है ना। आइडिया, हम जाल को नदी के बीचों बीच रख के उस जाल को हम चारों तरफ से मजबूत रस्सी से बांधेंगे और फिर नदी के ऊपरी सतह पर एक मजबूत लोहे का खूंटा बनाकर उस रस्सी को खूंटे से बांधेंगे, जिससे हमारा वो मजबूत जाल नदी में तैरता रहेगा लेकिन डूबेगा नहीं। हाँ, और ऐसा हो गया तो जूट की बोरी और सूखी घास नदी में हमेशा गीली रहेंगी, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहेगी, जिससे बार बार हमें मिट्टी में पानी डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम सही कह रही हो, हमें यही करना चाहिए। अब चारों पति फिर से जंगल जाकर बांस लेकर आते हैं, एक जाल तैयार करते हैं। दूसरी तरफ उनकी पत्नियां जंगल से सूखी घास इकट्ठा करती हैं और फिर राशन की दुकान से कुछ जूट की बोरियां लाती हैं। अब सारा सामान लेकर वो अपने पति के पास आती हैं जहां पतियों ने जाल तैयार कर रखा था। अब चारों बहुएं मिलकर उस बांस के जाल पर पहले जूट के बोरे बिछाती हैं, उसके बाद वो उसके ऊपर सूखी घास फैलाती हैं और फिर उस बोरे को कवर करती हैं। अब जाल तैयार करके नदी किनारे से चारों बहुएं मिट्टी लाती हैं और उस घास पर 10 से 12 बाल्टी मिट्टी की पलटती हैं और फिर मिट्टी को अच्छे से फैलाकर वो उसमें सब्जियों के बीज दबाती हैं। सब कुछ हो गया है, चलो अब इसे मजबूत रस्सी से बांध देते हैं। चलो रस्सी बन गई, अब हम नदी के ऊपरी सतह पर लोहे के खूंटे लगा देते हैं। अब निधि नदी के ऊपर सतह पर 4 मजबूत लोहे के खूंटे लगाती है। उसके बाद अब चारों बहू बांस के उस मजबूत जाल को पकड़कर नदी के अंदर लेकर आती है और फिर उसे नदी के बीचों बीच रखती है। दूसरी तरफ चारों बहुओं के पति उस बांस में लगे रस्सी को नदी की ऊपरी सतह पर लोहे के खूंटे में बांधते हैं, जिससे उनका बांस का जाल नदी में तैरता है लेकिन डूबता नहीं है। अब अपनी चारों बहुओं की ये मेहनत देखकर सुजाता के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बहू, तुम चारों ने अपने पतियों के साथ मिलकर बहुत कड़ी मेहनत की है और मुझे लगता है कि तुम्हारी मेहनत 50% सफल हो गई है। 50% अब तब सफल होगी जब इसके ऊपर हरी सब्जियां उगने लगेंगी। अब 3 से 4 हफ्ते तक चारों बहू अपने सब्जी के खेत की बहुत देखभाल करती हैं। वो नदी में खड़ी होकर कभी पक्षियों को भगाती तो कभी गिलहरियों को। वहीं नदी में खेती करने के कारण पौधों में पानी की कमी नहीं होती। बांस के ऊपर जूट और सूखी घास बिछी होने के कारण मिट्टी में नमी और ठंडक बनी रहती है। और अब इन 4 हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद उनकी नदी के खेत में टमाटर, मिर्ची, लौकी, घिया, भिंडी, बैंगन जैसी हरी भरी ताजी सब्जियां उगकर तैयार हो जाती हैं। ये देखकर घर के सभी सदस्य बहुत खुश होते हैं। बहू देखो, तुम चारों की मेहनत रंग लाई और अब तुम्हारे पास सुंदर घर है, सुंदर रसोई भी है और अब सुंदर खेती बाड़ी भी हो गई है। सच में मेरी बहू ने अपने पतियों के साथ मिलकर जितनी भी मेहनत की सब सफल हो गई। तभी चारों बहू के पति कहते हैं, इसमें हमारी कोई मेहनत नहीं है माँ, हमने तो बस मदद की है, दिमाग तो सारा हमारी पत्नियों का है। अच्छा, वैसे मैं क्या कह रही थी, सब्जियां बहुत ज्यादा हो गई हैं। अब समय आ गया है कि हम इन सब्जियों को बाजार में जाकर बेचें। हाँ चलो सब्जियों को तोड़ लेते हैं। वैसे इतनी ताजी सब्जी तो पूरे बाजार में कहीं नहीं बिक रही होगी। हाँ तुम सही कह रही हो बहू। अब चारों बहू अपनी सास के साथ मिलकर लौकी, तोरई, भिंडी, बैंगन, टमाटर, मिर्च जैसी सभी हरी भरी ताजा सब्जियों को तोड़कर अपने पति को टोकरी में भरकर देती हैं और फिर उनके चारों पति सिर पर ताजी ताजी सब्जियां लेकर बाजार में बेचने जाते हैं। हरी भरी ताजा ताजा सब्जियां ले लीजिए, बैंगन, तोरई, लौकी, घिया, गर्मियों की सारी सब्जियां फ्रेश और ताजी मिलेंगी, आइए आइए। देखिए इन हरी भरी ताजा सब्जियों में से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे जब ये सब्जी आपकी रसोई में बनेगी तो आपके घर के सदस्य खुश हो जाएंगे। अब बाजार में खड़ी कुछ औरतें देखती हैं कि शिवम, गौरव, अमित, मनोज की सब्जियां बाजार में सबसे ज्यादा ताजी हैं और अब सभी औरतें उनके पास आती हैं और उनसे तरह तरह की हरी भरी सब्जियां खरीदने लगती हैं, जिससे पहले ही दिन उनका काफी अच्छा मुनाफा होता है। भैया आपके ठेले की सब्जियां तो सच में बहुत ज्यादा ताजी हैं। बाकियों के ठेले की सब्जियां तो गर्मी में सूखी और मुरझाई हुई हैं।
सच में वैसे आपकी ये सब्जियां इतनी ताजी और हरी भरी कैसे हैं? यहाँ तो गर्मी में इंसान सूख रहा है, फिर ये सब्जी इतनी ताजा कैसे है? जी, हमारी सब्जियां इसलिए ताजी हैं क्योंकि ये नदी किनारे उगाई गई हैं और नदी के ठंडे पानी और शीतल वातावरण में हमारी ये सब्जियां काफी ज्यादा ताजी और हरी भरी हैं। अब शाम को अच्छा मुनाफा करके चारों भाई अपने घर आते हैं, जहाँ उनकी चारों पत्नियां सब्जियों की खेती से तोड़ी हुई ताजी सब्जियां अपनी सुंदर रसोई में बैठकर बना रही होती हैं। देखो निधि, सब्जियां बेच के हमारी कितनी अच्छी कमाई हुई है। हाँ पल्लवी, और पता है बाजार में सबको हमारी सब्जियां बहुत पसंद आई क्योंकि सबसे ज्यादा ताजी हरी सब्जियां हमारी ही थी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम इसी तरह और मेहनत करेंगे और एक दिन हम अपने इस छोटे से व्यापार को बिजनेस में बदल देंगे। जाइए आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए, हम खाना लगाते हैं। अब चारों भाई नदी में आते हैं, अच्छे से स्नान करते हैं और फिर घर आते हैं तो उनकी चारों पत्नियां अपने सास ससुर के साथ अपने पतियों को ताजी सब्जियां बनाकर खिलाती हैं। अब इसी तरह कुछ हफ्ते में चारों बहू की खेत की सब्जियां सबको पसंद आने लगती हैं और एक दिन उनके टापू पर मशहूर होटल के ओनर आते हैं। जी, आप कौन है? जी, मैं एक 5 स्टार होटल का मालिक हूँ और मुझे सुनने में आया है कि आपके यहाँ की सब्जियाँ काफी ताजी होती हैं, इसलिए मैं आपको सब्जी का ऑर्डर देने आया हूँ। अब ये सुनकर चारों ही बहू के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो फटाफट वो ऑर्डर ले लेती हैं और फिर भारी मात्रा में सब्जियां बोरियों में भर के वो 5 स्टार होटल में अपने पतियों के हाथ सप्लाई करवाती हैं और पल भर में उन्हें मोटा मुनाफा हो जाता है। अब इसी तरह उन चारों बहू के पास गांव के छोटे छोटे ढाबों से भी ऑर्डर आने लगते हैं और उनके चारों ही पति गाँव के ढाबों में जाकर भी अपनी ताज़ा सब्जियां सप्लाई करते हैं और अब अच्छी कमाई होने के बाद वो चारों ही बहू अपना एक खुद का सुंदर घर बना लेती हैं। देखो, आज मेरी चारों बहुओं की मेहनत और उनके पति के सहयोग से हम लोगों के पास खुद का सुंदर घर है। हाँ, और हमारी रसोई वो भी देखिए कितनी सुंदर है और हमने यहाँ एसी भी लगाया है। अब गर्मी में हमें खाना बनाने में दिक्कत नहीं होगी। सच में बहू की कड़ी मेहनत और उनके पतियों के परिश्रम से हम लोगों को अपना खुद का घर मिल पाया है। अच्छा, मैं क्या सोच रही हूँ कि अब हमारा खुद का घर हो गया है, बैंक बैलेंस भी काफी है, तो अब हम अपने उस नदी की खेती की देखभाल करने के लिए कुछ किसान को काम पर रख लेते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। इससे हमारी सब्जियों का बिजनेस हमेशा बरकरार रहेगा। अब चारों ही बहू अपने आलीशान घर में रहती हैं और अपनी खेती को चलाने के लिए 2 से 3 किसान को काम पर रख लेती हैं।